नमस्कार, मैं सारिका चौरसिया। आज आप सभी के समक्ष एक अपनी स्वरचित कहानी प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है आभास अग्नि साक्षी सा। जी नमस्कार, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जी मैं आपको जानती हूँ। आप सुबह सूर्य को अर्घ्य देती हैं बालकनी में। जी उस वक्त सूर्य की पहली किरणें आती हैं ना इस तरफ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी देखती हूँ आपको अक्सर गलियारे धोते हुए, खिड़कियाँ दरवाज़ों के शीशे पोंछते हुए। जी मुझे सफाई बहुत पसंद है। मैं बार बार हाथ पैर धोती हूँ। घर का एक एक कोना जब तक धो पोंछ कर चमका न लूँ तब तक घिसती रहती हूँ। मैं दूर से देखती थी इन्हें। रही होंगी यही कोई 30-35 के आसपास। इनका विषाद युक्त सौंदर्य मुझे हमेशा प्रभावित करता था। कभी खाली नहीं देखा मैंने इन्हें। हर समय सफाई करते ही ज़्यादा दिखती थी। इनका आंगन मेरे आंगन की ऊंची छत से दिखता जो था। मैं इन्हें देखकर ऊब जाती। कितना तो धोएंगी पूछेंगी, ऐसा लगता है छिल ही डालेंगी ज़मीनों और दीवारों को। इनके 2 बच्चे संयमित से, साफ सुथरे, हर वक्त डिसिप्लिन दिखते, पर जाने क्यों ऐसा लगता मानो बहुत बंदिशों में बंधे हैं। इनके पति को भी देखा है मैंने। उनके ऑफिस जाने का समय और मेरा अर्घ्य देने का समय लगभग समान ही था, तो अक्सर चाहे अनचाहे नज़र मिल ही जाती थी हमारी। वो सरसरी निगाह मेरी ओर देख निकल जाते बाइक लेकर। लंबे, सुंदर, सुडौल, गौरवर्ण शर्मा जी की गहरी गहरी आँखें मुझे थोड़ी देर के लिए गहरे तक भेदती सी लगती। मैं सोचती ये लोग बहुत ही सुसंस्कारित व पढ़े लिखे, अल्पभाषी और रूटीन के पक्के लगते हैं। हमारे व्यावसायिक परिवारों जैसे नहीं दिखते। देर से आना, देर से खाना, देर से सोना और देर से ही उठना। मैं मन में विचार करती रहती कि आज इनकी वाइफ से बात करूंगी। बड़ी अच्छी फैमिली लगती है। मैं मन ही मन बहुत प्रभावित थी इस परिवार से, खासकर शर्मा जी से। कोई तीज त्योहार हो, बंदा अपनी बीवी को लेकर खरीदारी करने के लिए निकला हुआ दिखाई देता। मैं मन ही मन कल्पना करती, एक ये परिवार है और एक ये दंपति है। हर तीज त्यौहार कितने प्यार से मनाते हैं दोनों पति पत्नी। हर त्यौहार पर पत्नी गहनों से लदी हुई नई साड़ियों से सजी सुंदर नजर आती है। एक हमारा परिवार है और हम हैं कि रसोई से शुरू होकर रसोई पर ही खत्म। हमारा त्यौहार बस यहीं तक है। पर एक बात जो मुझे हमेशा खटकती थी वह ये थी कि इस औरत को कभी खिलखिलाते क्यों नहीं देखा। वो जो एक मुस्कान होती है जो औरत को औरत बनाती है, वो जो एक चमक होती है जो उसे सुहागिन सा दर्पण में संवारती है, वो दर्प क्यों नहीं दिखता मुझे इनमें कभी। आज मिल ही तो गई थी मुझे। सब्जी के ठेले पर टमाटर खरीद रही थी, शायद मोल भाव भी कर रही थी। आवाज़ कहीं से कमज़ोर नहीं लगी मुझे, लगभग बुलंद से ही। तभी मैंने नमस्कार किया था और बातचीत का क्रम मैं आगे बढ़ाना चाहती थी। आप बहुत सफाई पसंद दिखती हैं। रोज़ देखती हूँ आपको रगड़ रगड़ कर सब धोते चमकाते। और तभी उन्होंने कहा था कि जी मैं भी देखती हूँ आपको सूर्य को जल देते हुए अक्सर ही। मैं स्वभाव अनुसार खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और वो बस मुस्कुरा दी थी। मैं झेप गई थी। इतनी भी फनी बात तो उन्होंने नहीं कही थी जितना मैं रिएक्ट कर गई जोर से खिलखिलाकर। जी हम व्यावसायिक परिवार वाले हैं ना, इसलिए तो जागने, सोने और खाने पीने का क्रम थोड़ा अव्यवस्थित होता है। हमारे घर के पुरुषों को देर से उठना और जल्दी जाना। और फिर हम धार्मिक परिवार हैं तो सबसे पहले औरतें नहाकर जल चढ़ाती हैं और तब पूजा कर्म आदि करके सभी ज़रूरतें पूरी करती हैं। पुनः सबके जाने के बाद ही सफाई जैसे दैनिक कार्य पूरे होते हैं। बहुत इत्मीनान से मैंने सफाई दी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मैं तो बिना साफ़ सफाई के कुछ कर ही नहीं कर सकती। मेरी दिनचर्या ही साफ़ सफाई से शुरू होती है। रोज़ धुलना पोछना, इन सब के बगैर मेरा मन ही नहीं भाता। अंदर से गंदगी सी लगती रहती है मुझे। दिन में खुद के कई कई बार तो मैं हाथ पैर धोती हूँ। सफाई तो हम भी करते हैं अपने घर की। मुझे लगा मानो मेरी गृह व्यवस्था की हेठी कर रही हो, अतः मैंने उलाहने वाले स्वर में प्रत्युत्तर दिया। और तब तो आप शाम को शर्मा जी के आते आते ही थक भी जाती होंगी, मैंने पूछा। जी
उनका संक्षिप्त सा उत्तर देकर वे बिना अगले शब्द या यूं कहें कि अगले सवाल का इंतज़ार किए मेरे वाक्य को पूरा करने से पहले ही चली गई, बिना टमाटर लिए हुए। शायद वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी या फिर उन्हें मेरे अगले वाक्य या सवाल का आभास हो गया था। कई दिन बीत गए, वही क्रम, वही शॉपिंग, वही शर्मा जी का शाम को झोले के संग दरवाजे की बेल बजाना और झोले में से झांकते मोगरे के गजरों का बरबस मुझे दिख जाना। एक क्रम सा था और इन सब के बीच मैं अपनी कल्पनाओं की दुनिया में इनसे अपने आप को बहुत छोटा पाती। संयुक्त परिवार की मैं बड़ी बहू, बहुत सी जिम्मेदारियां, व्यस्त पति, जो जन्मदिन सालगिरह जैसे मेरे लिए बेहद अहम दिनों को भी एक आम सा दिन मानकर याद न रख पाने या फिर अचेतनतया वे सोचते कि उनकी शब्दहीन या भावहीन सी अप्रकाट्य भाषा शैली में ही उन्होंने मुझे विश कर दिया हो और मैं उनकी शुभकामनाओं को समझ जाऊंगी और मैं अपने इस भावहीन पति के अनाड़ीपन पर उस दिन खास अवसर पर कुढ़ सी जाती, उदास हो जाती। प्यार को कभी जाहिर न कर पाने वाले और तोहफा देना न सीख पाने वाले मेरे पति और मेरी टूटती आकांक्षाओं भरी नीरस से मेरे वैवाहिक जीवन की जाने अनजाने में ही मैं शर्मा दंपति से तुलना करने लगी थी। मन ही मन मेरी शिकायतों का पुलिंदा सामने वाले शर्मा दंपति को देखकर बढ़ता ही जा रहा था। बचपन से ही मैं एक अलग सी दुनिया में जीती थी, जहाँ बिन बोले आंखों से प्यार बरसता हो, बिन शब्दों के रिश्ता मजबूत होता हो, बिन मांगे ज़रूरतें और अधिकार तोहफों में मिलता हो, मांग कर पूरी हो ऐसी ज़रूरतों और तोहफों की मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत न थी और न ही बोलकर, याद दिलाकर या जताकर पाई गई जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ की बधाइयाँ ही मुझे सुकून दे पाती थी। मांग कर पाने में वो कुछ अलग सी अपनी सी फीलिंग ही नहीं आती थी, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। मेरी हमेशा से यही चाहत रही कि मेरी आंखों से मेरा अनकहा समझा जाए, कोई मेरे मौन आवेदन को मेरी आंखों में समझे, मेरी आंखों में छिपे हुए मेरी विरह वेदना को समझ सके, मेरी आंखों में मेरा मौन आवेदन जो बसता है। एक दिन मैंने इनसे कहा, अपने पति से मैंने कहा, सुनिए, करवा चौथ आ रहा है, ये नहीं कि बिना बोले भी कभी कुछ समझा करें। शादी को 2 दशक से ज़्यादा बीत गए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, ना ही कोई फरमाइश की मैंने आपसे, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरे मन को भी ना समझें। कभी तो मेरे लिए कुछ लाया करो, कभी तो मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मुझे भी लगे कि मैं भी पति प्रिया हूँ। मैं तो आपके परिवार में रच बस गई, पर शायद आप मुझको अपने मन की आज तक नहीं समझ पाए, पर आप मुझको अपने मन में आज तक नहीं बसा पाए। तभी तो मेरा पूरा एक शब्द आई लव यू का भी कभी बोलने को कहो तो हाँ वहीं कहकर टाल जाते हो। सुनो, सुन भी रहे हो कि नहीं, या मैं यूं ही बकबक किए जा रही हूँ। मेरा गुब्बार अब फटने को था। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोले, मेरे तुम्हारे बीच विचारों में बहुत मतभेद है, वो परवरिश का अंतर और शायद एज डिफरेंस भी हो सकता है। तुम थोड़ी आधुनिक विचारधारा की पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और तुम्हें मिला मैं, हमारे जैसे बड़े साधारण शिक्षा स्तर का शुद्ध व्यावसायिक घराना, जहाँ नित नई समस्याएं आती जाती रहती हैं, और मैं ठहरा इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा। कुछ रुककर उन्होंने गंभीरता से कहा, सैकड़ों जिम्मेदारियों के बीच भी मैं तुमको नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम मेरा ही हिस्सा हो, बल्कि तुम और मैं एक ही हैं, जिसे शब्दों में बताने की अपितु शब्दों में बताने से अच्छा महसूस करने की ज़रूरत है। फिल्मी और किताबी रोमांस शायद हमारे जीवन में ना हो, पर एक दूसरे के वजूद का आभास हमें हर पल रहता है। रही बात तोहफों की, तो सब कुछ इस परिवार के साथ साथ तुम्हारा भी है, हक से लो, मैंने कब मना किया है। वो लड़की जो कभी अपनी पसंद की चीज़ों को खरीदने में पूरी दुकान का सामान निकलवा देती थी, उस लड़की ने पति रूप में मुझे चुना है, तो निश्चय ही मुझ में कुछ खास तो जरूर होगा, और मेरी पसंद से कहीं ज़्यादा तुम्हारी पसंद अच्छी होगी।
और सुनो, तोहफे लेना या देना एक दूसरे को सरप्राइज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मैं कर नहीं पाऊँगा। ये समझ लो कि ये मैंने सीखा ही नहीं, या सीखने की उम्र में मैं इन सब से लापरवाह रहा। अब जो हूँ, जैसा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, तोहफे मेरे समझ में नहीं आते। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर प्यार से मेरा नाम लिया। सरी मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, प्यार तोहफों में नहीं, अधिकार में बसता है, जो मैंने अपने ऊपर पूरा का पूरा तुम्हें दिया है। आई लव यू शब्दों से नहीं, आंखों में तौल कर देखो, मेरी आदतों में महसूस करके देखो, जो तुम्हारे बगैर एक कदम नहीं चलता। तुम्हें कहीं ज़्यादा वज़नदार लगेगा। फिर थोड़े शरारती अंदाज में खिसकते हुए भाव दर्शाया, अरे इन बोलती आंखों में तो कोई भी डूब मरेगा, फिर मैं अदना क्या चीज़ हूँ। मैंने मंशा समझते हुए और कुछ कुघड़ी कुबेला उफनते रोमांस को भांपते हुए बिखरे कामों की लिस्ट का हवाला देकर फौरन अपने हाथों में लिए ढेर सारे कपड़े सोफे पे पटक कर मन ही मन बड़बड़ाई, इनको तो प्यार जताने का भी बस एक ही तरीका आता है। इस बड़बड़ाहट के साथ तर्क को कुतर्क समझ बात खत्म करने में ही मैंने भलाई समझी और ये जा वो जा हुई। जाहिर था मेरे पसंदीदा मोगरे के गजरे कहीं न कहीं अब भी मुझ पर हावी थे। आज शाम बाजार में अचानक ही वो फिर दिख गई। साड़ियों की दुकान पर एक पीली साड़ी अपने हाथों से फेरती हुई, दुलराती हुई। सहज ही अनुमान लगा लिया मैंने भी और सेल्समैन ने भी कि उनकी नज़र इस साड़ी पर ठहर सी गई है और वो अपनी कल्पना में इस पीली साड़ी में खुद को दुलरा रही है। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही कानों में कोई पुरुष स्वर गूंजा, गहरा और गंभीर सा, ये साड़ी पैक कर दो। मैं किंचित स्त्रोचित ईर्ष्यावश पीछे घूमी। शॉपिंग, मनपसंद साड़ियों की, वह भी अपने पति के साथ। हाय, किंतु ये क्या, नज़र ठहर सी गई। चंपई मैरून रंग की सुनहरी किनारी की मराठी पैंठनी साड़ी उनके पति यानी शर्मा जी के हाथों में थी, जो शोकेस के शीशे को पार कर रही थी। पर साहब, भाभी जी को तो ये पीली जॉर्जेट की साड़ी पसंद आई है। भाभी जी को साड़ी पहने हुए तुम्हें देखनी है या मैं देखूंगा? शर्मा जी ने लगभग घूरते हुए किंतु शब्दों में मिठास लाने की कोशिश करते हुए सेल्समैन से कहा। मैंने सेल्समैन की तरफ देखा, जो अभी भी भाभी जी को पीली साड़ी के किनारों पर हाथ फेरता हुआ देख रहा था। मैंने भी देखा, उनकी आंखों के गीले कोरों पर दो बूंदें चमक आई थीं। पीली साड़ी पर उड़ती सी हसरत भरी एक निगाह डाल पति की पसंद पर उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। फिर मेरा दिल नहीं लगा किसी खरीदारी में। ज़रूरत भर पूजा सामग्री के साथ मैं अति शीघ्र घर वापस पहुंच जाना चाहती थी, उन शर्मा दंपति के घर पहुंचने से भी पहले। रास्ते भर में अपनी अलमारियों में टंगी मनपसंद साड़ियों का हिसाब लगाती रही। हमारी शादी में फेरों पर पहनी वो लाल कांजीवरम इन्हें बहुत अच्छी लगी थी। कई बार पारिवारिक चर्चा में सुना था मैंने। बस तय रहा, वही पहनकर करवा चौथ का चांद देखूंगी। अगली सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय शर्मा जी से फिर नजरें मिली, पर इन गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो आंखें पढ़ने में माहिर मैं भी समझ नहीं पा रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, पर था कुछ। क्या? शाम को इत्तेफाकन हम फिर उसी सब्जी के ठेले पर मिले, आज उनके घर के सामने। मुझे देख पहले तो वो अचकचाई, फिर खुद ही मौन तोड़ते हुए बोली, आइए ना अंदर, चाय पीकर जाइए। अभी तो मैं अकेली हूँ, बच्चे भी ट्यूशन गए हैं। मेरी तो जैसे दिल की तमन्ना पूरी हो गई थी। हम साथ बैठे थे, चाय अच्छी थी, घर चमक रहा था, सुव्यवस्थित था और मैं खुद को इन सब में आंक रही थी। उसने फिर मौन तोड़ा। कल आपको साड़ी की दुकान पर देखा था। मैं उन्हें असहज नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए अनजान बनते हुए कहा, अच्छा तो फिर टोका क्यों नहीं, हम साथ साथ साड़ियाँ देखते, एक साथ पसंद करते, एक से भले दो हो जाते। वो मुस्कुराई एक फीकी सी हंसी के साथ। साड़ियाँ पसंद करने नहीं, खरीदने निकले थे हम, मतलब मैं और शर्मा जी। अच्छा, लेकिन जब आप पसंद करती होंगी तभी तो वो बिल भरते होंगे। मैंने माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से पूछा।
नहीं, उन्होंने सपाट सा जवाब दिया। पसंद नापसंद सब उनकी मर्जी से, उनकी मर्जी की। कब क्या पहनना, क्या खरीदना, एक एक जेवर, एक एक कपड़ा, श्रृंगार का एक एक सामान, सब उनकी अपनी पसंद का होता है। खुद से पहनाना, सजाना, उतारना, सब वही करते हैं। मैं अब समझ चुकी थी कि इनके अंदर कुछ उबल रहा था, जो निकलना चाह रहा था, पर मैं इसमें शामिल नहीं थी और ना ही शामिल होना चाहती थी। इसलिए जाने को उठ खड़ी हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बैठिए ना। मैंने ध्यान से देखा उन्हें। वो मेरे पास बैठी हुई थी, पर जैसे मेरे पास नहीं थी। वो मुझे अब मुझसे अपने आप से बातें कर रही थी, मुझसे नहीं। शायद पहली बार। शर्मा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत किस्मत वाली हैं। मैं भागने के छोटे छोटे शब्द तलाशने लगी। साड़ी, गहने, कपड़े, हर एक चीज़ अपनी पसंद की, प्यार भी अपनी पसंद का। वो बोलती चली जा रही थी। अपने समय से, अपनी इच्छा से, प्रतिदिन नख से शिक तक संपूर्ण स्त्रोचित श्रृंगार से पाषाण योगिन नग्न मानव की परंपरा तक अपने आप को मुझ में समाने के जुनून में लिप्त उनके गहरे श्वासों का प्रचंड वेग। थोड़ा लंबे सांस खींचकर एक साथ बोली और बोलती ही चली गई। मैं कहाँ हूँ इनमें, हर वक्त साथ, एक पल का भी फासला नहीं। कितने नज़दीक समीकरण में अपनी ही सांस लौटकर आने तक आती है। अब मैं सिर्फ उनकी आंखें पढ़ रही थी, जो बोलने से ज़्यादा बयान कर रही थी। मैं कहाँ हूँ, इन सब के बीच में कहाँ हूँ? मैं तो मात्र परछाई हूँ, जो रोज़ मुझसे मेरा मैं छीनता है। ज़रूरत से ज़्यादा आसक्त होकर दैहिक प्रेम करना, क्यों? दैहिक प्रेम कितना हो और क्यों हो इतना? अक्सर बच्चों को डांटते डपटते देखा था मैंने इन्हें। सब्जी वाले से कड़क आवाज़ में मोलभाव भी करते देखा था मैंने। पर अभी जो मेरे सामने बैठी थी और लगातार बोलती चली जा रही थी, मुझे मुखातिब होकर भी मुझ में मुखातिब नहीं थी। ये औरत वो तो नहीं थी। ये तो निरीह बच्ची थी, जो शायद आज सारी शिकायत कर डालना चाहती थी, जो वर्षों से दबी थी। उनके शब्द मेरे कानों में उलझते से जा रहे थे। ये शॉपिंग, ये खरीदारी कुछ भी तो मेरी पसंद के लिए नहीं, केवल आपने अपने आप की संतुष्टि के लिए, पुरुषत्व की संतुष्टि के लिए। इतना घनिष्ठ आलिंगन रिश्तों का नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक रिश्ते में सांस लेने की जगह होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था और मेरे मनोभावों से अनभिज्ञ या खुद से भी अनभिज्ञ सी आज सब उपाच्य की भांति उलट देना चाहती थी। वे अपने आप में बड़बड़ाती सी वे कहती रहीं, पति भाव की संतुष्टि एकांत की धीमी रोशनी में, जिसे वो गुलाबी रोमांच कहते हैं, हर रोज़ घूंघट में दबी सिकुड़ी नवयौवना की कल्पना प्रतिदिन टूटकर गहरे जाकर गहरे श्वास की प्रतिध्वनि गूंजती है और मेरी ओर देखकर वे मुस्कुराने लगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आभास मात्र भी उन्हें नहीं था। वो खुद में ही गुम थी कहीं, और शायद अपनी सारी शिकायतें शर्मा जी से कर रही थी। उन्होंने आगे कहना जारी रखा, गहने, जेवर, गुलाबी रोमांच से पहले आपसी तालमेल ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को जानना ज़रूरी है। सुबह मैं घिस घिस कर घर धोती हूँ, साफ करती हूँ, वो मेरा घर नहीं, मेरा शरीर होता है। रगड़ रगड़ कर जिन खिड़कियों दरवाज़ों के शीशे चमकाती हूँ, वो मेरा मन होता है। मैं हतप्रत थी, कागज़ पर दुनिया जहान के जज्बात उतारने वाली मैं आज निशब्द थी। अचानक से जैसे उनकी चेतना लौटी। अरे, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं नहीं, मैं अब निकलूँगी, बच्चे आते होंगे और माता जी की चाय का भी समय हो रहा है। मैं थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोली और उठ खड़ी हुई। वो बामुश्किल हंसी हंसती हुई बोली, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसा लगा जैसे कहीं से ढूंढकर वो हंसी ला रही है। थोड़ी देर की चुप्पी रही, दरवाजे तक आते आते। एक बात बोलूं? मैंने कहा, जी ज़रूर बोलिए। मैंने प्यार से उनकी तरफ देखा। आप खिलखिलाती हुई बहुत प्यारी लगती हैं।
आपकी हीरे सी दमकती आंखें और मुस्कुराहट बहुत मनमोहक है। बरबस ही ध्यान आकृष्ट हो जाता है आपकी तरफ। अपनी तरफ ध्यान खींच लेने को इतना काफ़ी है किसी का भी। छोटे से एक मौन और मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने आगे कहा, शर्मा जी को हीरे बहुत पसंद है। फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, आपकी आंखें हीरे जैसी हैं। वो मुस्कुराहट आगाह करने वाली थी। मुझे अपने पति का गाहे बगाहे प्रेम में दिया हुआ ताना याद आ गया, जाने कितने सारे घायल होंगे तेरे इस नैनन की हीर में। जाने कितने साले घायल होंगे तेरे इन नैनन के तीर में। बच्चों का बहाना बनाकर मैंने जल्दी से विदा ली, पर मुझे नहीं लगता, शायद ही उन्हें मेरी अनुपस्थिति का भी भान हुआ हो। बस 2 कदम की दूरी का घर मीलों दूर लगा मुझे, और मैं मेरे विचारों में अपने आप को डुबोती हुई जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती रही। मेरे विचार जैसे मेरे अपने ख्वाबों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। फिल्मों, किताबों, कहानियों में नायिकाओं के बालों में गजरा लगाकर मनोहार करता हुआ नायक नायिका के गले को चूमता, उसकी गहरी मादक आंखों में झांकता, मनोहार करता नायक, जिसकी शायद मैं अपने पति में हमेशा तलाश करती रही थी। असल जिंदगी की इन रंगों में तो फिल्मी नायक पौने साबित होंगे। उफ, अब मैं प्यार के सच्चे अर्थों को समझने के प्रयासरत थी, और रह रहकर कानों में शब्द गूंज रहे थे। किसी भी रिश्ते में सांस लेने भर की दूरी रिश्ते को तरोताज़ा रखती है। किसी भी रिश्ते में सांस लेने भर की दूरी रिश्तों को तरोताज़ा रखती है। इत्तेफाक की बात है, रात जब टीवी ऑन किया, टीवी पर पुरानी फिल्म अग्निसाक्षी आ रही थी। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला वाली। वही अग्निसाक्षी जिसमें अभिनेत्री मनीषा कोइराला अपने पति बने अभिनेता नाना पाटेकर को छोड़कर भाग जाती है और नया जीवन बसाती है। मेरे अंदर शर्मा दंपति के लिए अब कुछ आभास अग्निसाक्षी सा हो रहा था। आज बड़े दिनों बाद पतिदेव के बाहों का तकिया बनाकर उनके सीने पर उंगलियों से अपना नाम लिखते हुए भी मैंने नहीं पूछा कि बताओ क्या लिखा है मैंने। कल करवा चौथ है, पर मेरा चांद तो आज की रात से ही मेरे साथ है। सुबह सूर्य को अर्घ्य देने का समय थोड़ा बदल दूंगी, लगभग 10 मिनट। हाँ, इतना काफ़ी रहेगा, मैंने विचार किया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो।